तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, रासायनिक संयोग के नियम। तो देखो बच्चों, जो रासायनिक संयोग होता है मीन्स जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, इसके अलावा जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं, समझ गए ना। मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है वो किन नियमों के अंतर्गत होता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये रासायनिक संयोग के नियम दिए गए, समझ गए ना, जिससे हम एक केमिकल प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इन रासायनिक संयोग के नियमों के अंतर्गत जो कुल नियम हमें डिस्कस करने हैं, उनमें एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक आएगा स्थिर अनुपात का नियम, है ना, एक आएगा गुणित अनुपात का नियम, एक है आयतन अनुपात का नियम। ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इसे प्रतिपादित किया था एंटोनी लियोरेंट लेवोजियर। और इन्होंने कोई भी केमिकल प्रोसेस चलता है या कोई फिजिकल प्रोसेस चलता है, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स के मास हैं और जो प्रोडक्ट्स के मास हैं, उनमें क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है, उनमें क्या मात्रात्मक संबंध है, इसी को बताने के लिए नियम दिया गया। देखो, इसमें क्या बोला गया कि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसका केवल रूपांतरण होता है। बात समझ गए ना, कि कोई भी भौतिक प्रक्रम चले या रासायनिक प्रक्रम चले, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया द्रव्य ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही द्रव्य नष्ट हो सकता है, इसका केवल क्या होगा, रूपांतरण। हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा बच्चों, उत्पादों का। मतलब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इक्वस टू, ठीक है, ये है उत्पादों का कुल द्रव्यमान। मीन्स अगर हम ये कहें कि A प्लस बी ये रिएक्टेंट्स हैं और उनका टोटल जो वेट है W1, और C और D ये उत्पाद हैं जिनका टोटल वेट है W2, तो नियम के अनुसार W1 बराबर होगा W2। मीन्स जितने भी उत्पाद बन रहे हैं उनका कुल द्रव्यमान, जितने भी अभिकारक हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मीन्स इनमें हम ये कह सकते हैं कि जितने परमाणु अभिकारकों के हैं, उतने ही परमाणु उत्पादों के होंगे। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अभिकारकों, ठीक है, कि कुल परमाणु ये जो हैं बराबर होने चाहिए उत्पादों के कुल परमाणु। ध्यान रखें, ये सिर्फ परमाणु पर लागू होगा, अणुओं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अणु बहुपरमाणविक हो सकते हैं। तो कुल द्रव्यमान और उत्पाद, ये किसका, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर, या अभिकारकों के कुल परमाणु उत्पादों के कुल परमाणुओं के बराबर होंगे। कोई भी समीकरण जब हम संतुलित करते हैं तो उसे हम यही द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ही संतुलित करते हैं। मीन्स जितने परमाणु हमें अभिकारकों के दिखते हैं, उतने ही परमाणु हर तत्व के जो हैं बराबर उत्पाद में होने चाहिए। तो जैसे A और B हैं, कोई अभिकारक है, ठीक है, और D उत्पाद है, तो इनमें दोनों के द्रव्यमान बराबर होंगे। तो नियम के अनुसार W1 और W2। लेवोजियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया 100 ग्राम और उसको हीट किया, जिससे बना मरकरी और ऑक्सीजन। तो उसने देखा कि जो वेट मरकरी का मिला वो है 92.6 ग्राम, तो जो ऑक्सीजन का वेट होगा वो है 7.4 ग्राम। तो इन दोनों का सम, मरकरी और ऑक्सीजन के कुल मास का अगर हम द्रव्यमान देखें तो वो 100 ग्राम ही आएगा। तो इस तरह से
ये लैवोसियर ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि जितना अभिकारक आप द्रव्यमान लेंगे उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान मिलेगा। ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि CaCO3 का 10 ग्राम हमने हीट किया, जिससे हमें 4.4 ग्राम क्या मिला, CO2। तो CaO कितना होगा, तो सीधा सीधा है कि 10 में से 4.4 ग्राम माइनस कर दो, तो जो बचा वेट वो किसका बचा, CaO 5.6 ग्राम CaO बचेगा। ठीक इसी तरह से NaHCO3 और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई गई, इसका दिया गया 8.4, ठीक है, और ये बना हमारे पास, ठीक है, और इसमें यहाँ करेंगे और CO2 ये बना, और प्लस इसमें मतलब NaHCO3 प्लस CH3COOH, तो बना ये CH3COONA प्लस CH3COO और प्लस H2O। ठीक है, अब आता है कि अगर इस रिएक्शन में, ठीक है, ये दिखा है, तो इसका वेट भी हमें क्या है, निकालना है। तो ये वेट मान लिया जाए, ठीक है, 8.4 प्लस 20 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। तो आपको ये वेट दे दिया जाए कि मान लिया जाए कि ये 1.8 ग्राम है, तो ये कितना होगा। तो हमें अगर CH3COONA का वेट निकालना है, तो हम जानते हैं कि हम लिखेंगे 8.4 प्लस 20, और उसमें से हम माइनस करेंगे 4.4 प्लस 1.8 ग्राम। अब जो रिजल्ट होगा वो इस तरह, मतलब जितना एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का टोटल वेट है, उसमें से जो रिएक्शन हुई इसकी, तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स बने, इनमें से हमें 2 प्रोडक्ट्स के मास पता है, बस हमें तीसरे का निकाल देना है। तो बात क्लियर है अच्छी तरह से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इस नियम के अपवाद भी हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये नियम सभी अभिक्रियाओं में लागू हो जाए। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फीजन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती। मीन्स इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कुछ द्रव्यमान क्षति होती है जो ऊर्जा में बदल जाती है, और उसका फॉर्मूला लगता है E=mc²। मतलब अगर हमें m पता है जो द्रव्यमान क्षति हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकलेगी, हम इस रिलेशन से, आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी का फॉर्मूला है, इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती। तो ये इसमें क्या होता है कि जब उत्पाद बनता है ना, तो कुछ उत्पाद का जो वेट है वो अभिकारकों के कुल वेट, मतलब द्रव्यमान से कुछ कम आता है। वो जो द्रव्यमान कम हो गया वही है द्रव्यमान क्षति। वही किस में बदलती है बच्चों, एनर्जी में, क्योंकि ना तो एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके करस्पॉन्डिंग मास डिस्ट्रॉय हुआ होगा, तभी तो एनर्जी आएगी ना, ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी। तो इस तरह से ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके एग्जाम्पल्स, उसके हम आ गए किसमें, और उसके अपवाद में। अब हम दूसरा नियम लेते हैं, और ये है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस सिद्धांत को जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, और ये जो नियम है ना बच्चों, ये यौगिक में, या हम कहें कि जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों में तत्वों के प्रतिशत से संबंधित है, द्रव्यमान प्रतिशत से। मतलब किसी भी रासायनिक यौगिक का संघटन क्या होगा, इसी को बताने के लिए दिया गया स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात नाम से ही पता चल रहा है ये नियम किससे जुड़ा है, कि जो यौगिक है, समझ गए ना, तो यौगिक में जो घटक तत्व होते हैं, मतलब जिनसे वो यौगिक बना है, तो इसने कहा है कि इन घटक तत्वों का भार अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे यौगिक को किसी विधि से बना लिया जाए या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लिया जाए। यही है कि रासायनिक यौगिक में उसके घटक तत्वों का भार अनुपात एक समान होता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मतलब है एक ही यौगिक को किसी भी रासायनिक विधि से बना ले कृत्रिम रूप से, या किसी भी स्रोत से ले आए,
उसमें उसके घटक तत्वों का जो भार अनुपात है वो बिल्कुल समान आएगा। या हम ये कहें कि एक ही यौगिक में जो परमाणु हैं तत्वों के, वो नहीं बदलते, चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत से कहीं से भी प्राप्त किया जाए। समझ गए ना? तो यही है स्थिर अनुपात का नियम कि रासायनिक यौगिकों में घटक तत्वों का भार अनुपात एक समान होगा, चाहे यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जल है H2O, हम इसे किसी भी स्रोत से ले आए, जैसे नल से, तालाब से, कुएं से, समुद्र से, नदी से, या किसी भी विधि से बना लें, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण में बने, चाहे रासायनिक रूप से बने, या किसी भी कृत्रिम विधि से, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार अनुपात आएगा 1:8। और अगर हम तत्वों के परमाणुओं का अनुपात देखें तो वो होगा 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, चाहे H2O को आप किसी भी स्रोत से ले आए। समझ गए ना? तो इस तरह से ये है कुल मिला के स्थिर अनुपात का नियम कि यौगिक के जो घटक तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत है या उनके परमाणुओं का जो अनुपात है वो इस पे निर्भर नहीं करता कि वो किस स्रोत से निकाला गया है या कहाँ से बनाया गया है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स चाहे हम वाटर कहीं से भी ले लें, उसमें यही निकलेंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट प्राकृतिक रूप से बनाया जाए तो कॉपर का परसेंटेज है 51.35%, ठीक है, कार्बन है 9.74%, ऑक्सीजन है 38.91%। और जब इसे संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित किया गया मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया, तो अभी बिल्कुल सेम परसेंटेज दिख रहे हैं, कॉपर 51.35, कार्बन इतना 9.74, ऑक्सीजन 38.91। तो दोनों में एक ही जो है तत्वों का प्रतिशत आप देखो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से था संश्लेषित, क्यूप्रिक कार्बोनेट में बिल्कुल सेम बने हुए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें एक ही यौगिक का बनना एक से अधिक विधियों द्वारा बताया गया हो, तो समझ जाओ कि वहां पर ये है स्थिर अनुपात नियम को पूछा गया है। समझ गए ना कि एक यौगिक को 2 विधियों से बनाया गया और उसमें इन तत्वों का, इसके घटक तत्वों का प्रतिशत एक समान पाया गया, तो बताएं कि ये किस नियम की पुष्टि करता है। तो ध्यान रखें, आपको यही नियम याद रखना, बस इतना पढ़ना है, एक ही यौगिक को अलग अलग विधियों से बनाया गया, तो समझ जाएं कि वो स्थिर अनुपात नियम की बात की गई। जैसे एक क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड को 2 विधियों से बनाया गया। मेथड ए में कॉपर लिया गया 1.75 और उससे मिला 2.19 ग्राम ऑक्साइड। दूसरी मेथड में कॉपर लिया गया 1.14 ग्राम और उससे मिला 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो स्पष्ट कीजिए कि ये जो रिजल्ट्स हैं या ये जो डाटा दे रखे हैं, ये स्थिर अनुपात नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं। तो 2 विधियों में जो हमें ऑक्साइड मिले हैं ना, हम इन दोनों ऑक्साइडों में तत्वों का अनुपात ज्ञात करते हैं। समझ गए ना कि इन दोनों विधियों से जो हमें ऑक्साइड मिल रहे हैं, इन दोनों ऑक्साइडों में हम ऑक्सीजन का और कॉपर का परसेंटेज निकाल के देखते हैं। अगर दोनों ऑक्साइड्स में, जो दोनों विधियों से बनाए गए जो ऑक्साइड्स हैं, अगर इनमें कॉपर और ऑक्सीजन के परसेंटेज बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो ये इस नियम का, स्थिर अनुपात नियम का पालन करते हैं। तो देखो, कॉपर का परसेंटेज निकाला, 1.75 ग्राम कॉपर था, टोटल ऑक्साइड बना 2.19। तो 2.19 ग्राम ऑक्साइड में 1.75 ग्राम कॉपर है, तो 100 ग्राम में क्या हुआ, तो 79.9%। तो ऑक्सीजन 100 में से माइनस कर दिया तो हो गया 20.1%। दूसरी मेथड में भी ऐसे ही कॉपर को निकाला गया। आप देख रहे हैं कि दूसरी मेथड में भी कॉपर और ऑक्सीजन के जो प्रतिशत हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से 2 विधियों से प्राप्त जो ऑक्साइड है ना, इनमें तत्वों का जो प्रतिशत है, वो भार प्रतिशत, वो फिक्स है। इस तरह से हम कहेंगे कि हम दोनों ऑक्साइड को किसी भी विधि से बना के देख लें, एक ही ऑक्साइड को 2 विधियों से बनाया गया है, तो उनमें प्रतिशत हमेशा सेम है। तो ये तो था स्थिर अनुपात का नियम।
अब हम आते हैं तीसरे नियम में, और ये है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम को डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, और ये जो नियम है ना बच्चों, ये नियम दो तत्वों से जब बहुत सारे यौगिक बनते हैं, दो या दो से ज्यादा यौगिक बनते हैं, तो दोनों तत्वों के जो भार में संबंध है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन, एक मात्रात्मक जो संबंध होगा दोनों तत्वों के भारों का, उनके परमाणुओं का, उनकी संयोजकताओं का जो संबंध है, वही है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, इस नियम में तो क्या कहता है कि दो तत्वों के संयोग से जब एक से अधिक यौगिक बनते, तो एक तत्व के विभिन्न भार दूसरे तत्व के समान भार से क्रिया करते हैं, तो तत्व के विभिन्न भारों में एक सरल अनुपात होता है। बात समझ गए ना, कि अगर दो तत्व संयोग करें और दो या दो से ज्यादा यौगिक बन जाएं, तो एक तत्व का भार अगर निश्चित है, फिक्स कर दिया जाए, मीन्स हम कहें कि एक तत्व के परमाणु की संख्या निश्चित है, एक मान ली जाए, और जो दूसरा तत्व संयोग कर रहा है जिसके अलग अलग भार, अलग अलग परमाणु क्रिया कर रहे हैं, तो वो उन अलग अलग भारों में या उसके अलग अलग परमाणुओं में एक सरल अनुपात होगा। यही है इसका नियम गुणित अनुपात का। समझ गए ना, कि दो तत्वों के संयोग से जब एक से अधिक यौगिक बनते हैं, तो एक तत्व के विभिन्न भार दूसरे तत्व के समान भार से क्रिया करते हैं, तो इन विभिन्न भारों में एक सरल अनुपात होगा। आप एक समीकरण से भी समझ सकते हैं, जैसे सूत्र दिखा है CO और CO2। तो आप देखो इसमें कार्बन के परमाणु फिक्स दिख रहे हैं, एक, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है। ठीक इसी तरह से CO3 देखो आप, तीन हो गए। तो कार्बन के परमाणु की संख्या फिक्स कर दें और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बदल रही है, तो देखो आप ये एक सरल अनुपात में बदल रही है, 1:2:3। या अगर हम भार के आधार पर देखें तो आप देख रहे हैं 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग कर रहा है CO बनने में, है ना। CO2 बनने में देखो 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन का भार स्थिर है, ऑक्सीजन के भार ये बदल रहे हैं, 16 32 ग्राम। तो इस तरह से 12 ग्राम कार्बन से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के विभिन्न भारों का जो अनुपात आया, वो आया 16:32 या 1:2। तो इस तरह से हम कहेंगे कि CO एंड CO2 CO3 इनका बनना एक क्या है बच्चों, गुणित अनुपात के अनुसार चल रहा है। ठीक इसी तरह से है SO SO2 SO3 SO4, तो ये भी किसको शो कर रहे हैं, गुणित अनुपात के नियम। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें केवल दो तत्वों से दो या दो से ज्यादा यौगिक बनना बताया गया हो और फिर पूछा गया हो कि बताएं ये किस नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें अच्छी तरह से कि ये एक गुणित अनुपात का नियम का पालन कर रहे हैं। केवल दो ही तत्व अलग अलग यौगिकों में होने चाहिए, तीन नहीं होने चाहिए, चार नहीं होने चाहिए। जैसे हम कहें H2O और H2O2, ये गुणित अनुपात के नियम को शो कर रहे हैं। अमोनिया एंड N2H4 गुणित अनुपात नियम का पालन कर रहे हैं। N3H गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। तो जब दो तत्वों के संयोग से एक से ज्यादा यौगिक बने तो ही गुणित अनुपात नियम होगा। जैसे हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो उनमें एक गुणित अनुपात दिखेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनमें गुणित अनुपात नियम को हम स्पष्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑक्साइड, हमने यहाँ पे लिया है नाइट्रोजन का भार, ऑक्सीजन का भार। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भार अनुपात, और यहाँ पर है ऑक्सीजन का भार अनुपात। अब देखो जैसे N2O पहला ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2, नाइट्रोजन का भार है 28, ऑक्सीजन का भार नाइट्रोजन का 28 कैसे आ गया, यहाँ दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो का हो गया 28, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 16। हम यहाँ पर नाइट्रोजन के भार को स्थिर करना चाह रहे हैं, मतलब 14 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 28 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 16 का भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 14:8, है ना। फिर NO में चले जाए, NO में नाइट्रोजन है 14 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम।
हम इसे 14 ग्राम ही रखें क्योंकि हमने ऊपर का भार स्थिर कर दिया है। तो ऑक्सीजन का आ रहा है 16 ग्राम, है ना। N2O3 में चले जाए, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, ऑक्सीजन के हो गए 48 ग्राम। तो ये आ गया 14:24, दोनों को आधा आधा कर दिया। N2O4 28 और 64, 14 और 32, N2O5 28 और 80, 14 और 40। अब यहाँ देखो आप कि नाइट्रोजन का जो भार है वो स्थिर कर रखा है मैंने 14 ग्राम, और इस 14 ग्राम निश्चित भार से, नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग करने वाले जो ऑक्सीजन के अलग अलग भार हैं, इनमें एक सरल अनुपात दिख रहा है। देखो, पहले में 8 ग्राम, दूसरे में 16 ग्राम, तीसरे में 24 ग्राम, चौथे में 32 ग्राम, पांचवें में 40 ग्राम। तो ये जो सरल अनुपात आ रहा है 1:2:3:4:5, यही लिखा है कि इस तरह नाइट्रोजन के निश्चित भार 14 ग्राम से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भारों का जो सरल अनुपात आ रहा है 1:2:3:4:5, जो कि एक गुणित अनुपात नियम को पुष्टि करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दो तत्वों के संयोग से दो या अधिक यौगिक बनते बताए गए हों किसी क्वेश्चन में, तो वहां पर यह नियम लगता है कि जैसे x और y मिलके X2O, XO, X2O3, X2O4, X2O5 इस तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है, तो बताएं कि ये किस नियम का पालन कर रहा है। या फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इसमें लिखा होता है कि इनमें से कौन से यौगिक गुणित अनुपात नियम का पालन कर रहे हैं। तो जैसे CO2 और SO2 लिखा है तो ये नहीं हो सकता, NaOH, KOH ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर लिखा है, ठीक है, H2O और H2O2, तो ये गुणित अनुपात का नियम लग रहा है, क्योंकि दो तत्वों से दो या दो से अधिक यौगिक बनते हुए दिखने चाहिए, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, कि ये लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से दो यौगिक बनते हैं। इसमें प्रथम यौगिक में हाइड्रोजन है 5.93% और दूसरे में है 11.2%। तो गुणित नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दोनों यौगिकों में 1 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भारों का अनुपात निकाल दें। तो समझ गए ना कि दोनों यौगिकों में हम ये देखेंगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या है। अगर ये अनुपात एक सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो गुणित नियम का पालन कर रहा है। जैसे प्रथम यौगिक में आपने देखा हाइड्रोजन 5.93, तो बाकी ऑक्सीजन हो गया 94.07। तो हम इस तरह कह सकते हैं ना कि 5.93 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का क्रिया करने वाला जो भार है, ठीक है, वो है 94.07। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना जुड़ा, 15.86 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरह से आपने पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन का भार निकाला, वो आया 15.86। अब द्वितीय ऑक्साइड में आ जाए कि द्वितीय ऑक्साइड में हाइड्रोजन है 11.2 और ऑक्सीजन है 88.8। इसमें भी हम यही करेंगे कि 11, ठीक है, 11.2 ग्राम हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है वो 88.8 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना संयोग करेगा, तो आपने इसको निकाल लिया और ये आ गया 7.9। अब अगर हम इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन का भार अनुपात निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 1:2, जो एक सरल अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ये जो यौगिक बनने बताए गए हैं वो एक गुणित अनुपात नियम के अनुसार बताए गए। यहाँ तक समझ गए। तो इस तरह से मैंने आपको 3 रासायनिक संयोग के नियम बताए, इन्हें एक बार अच्छी तरह से समझें, लिखें इनको और इनके क्वेश्चंस करें, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे रासायनिक संयोग के नियम को स्पष्ट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार, अणु भार, ग्राम सूत्र भार, फिर इनका ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार, ग्राम सूत्र भार, फिर इनमें संबंध। तब जाके आपको ये यूनिट का एक एक चीज अच्छी तरह से समझना है ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।